Good morning everyone. ऑडियो क्लियर है? ओके ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5 एंड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन नंबर 9 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 8। ओके ठीक है। तो सबका मैंने क्वेश्चन नंबर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, ये देखो एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 है किसी का, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, यही सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 2 भी है। ठीक है चलो तो अब देखते हैं 1.3 में क्या क्वेश्चन है, इसमें डाउट कैसे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 2 का 6, 2 के 6 में क्या डाउट हो गया। x इज ए इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, है ना। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर, जो लेफ्ट हैंड साइड में सेट लिखा हुआ उसमें कौन कौन से नंबर हो गए, इवन नंबर काउंट करना है जो 6 से कम हो। तो 6 से कम इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 एंड 4। ठीक है, तो ये पहला सेट हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला, इसको ए मान लेते हैं। दूसरा सेट बोल रहा है कि जो डिविजर्स हैं, किसके डिविजर्स, विच डिवाइड्स 36, 36 को कौन कौन सा डिवाइड करता है, नेचुरल नंबर। 1 डिवाइड करता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13, 14, 15, 16, 17, 18 और कौन सा होगा 36। और देखो कोई है क्या, और कोई नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है, और कोई नंबर छूट गया क्या, है ना। 36 के जब आप डिविजर्स लिखोगे तो क्या क्या होगा, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, एक 18 भी होगा, है ना, 3 इंटू 12, है ना, इतने ही होंगे, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये सारे नंबर हमने नोट डाउन कर लिया। अब देखो कि इसका सबसेट है है या नहीं है, चेक कर पाओगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 का 6 था। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 3 का 5, 3 के 5 में क्या हो गया डाउट, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, 1 ए का सबसेट है क्या। सबसेट कैसे लिखते हैं, लास्ट क्लास में बताया तो था। सबसेट क्या होना चाहिए, कर्ली ब्रैकेट के अंदर में होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो अगर ये 1 एज ए सबसेट ऑफ ए लिखा होता तो ये पॉसिबल होता। 1 ए का क्या है, एलिमेंट है। देखो 1 में कोई कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं हुआ है। ठीक है, क्लियर है, 1 एक सबसेट नहीं है, क्या है, एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट। पावर सेट ऑफ एलिमेंट में कितने एलिमेंट हैं, 0 एलिमेंट। सॉरी, ए में कितने एलिमेंट हैं, 5, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर, नंबर ऑफ एलिमेंट ए कितना है, 0, कुछ भी नहीं है। तो 2 टू द पावर 0 कितना होगा, 1। तो जब आप पावर सेट ऑफ ए लिखोगे तो उसमें सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8,
व्हाट इज द यूनिवर्सल सेट, प्रपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए तुम क्या यूनिवर्सल सेट प्रपोज कर सकते हो, सारे ट्रायंगल का कलेक्शन है ना, तो सारे ट्रायंगल का कलेक्शन चूज कर लोगे तो उसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगा, है कि नहीं। सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, दोनों के लिए आप सेम चूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने एक बड़ा सा सेट बना लिया जिसमें क्या है, हमने सारे ट्रायंगल के कलेक्शन को ले लिया, तो उसमें ये दोनों सेट लाई करेगा, तो इन दोनों के लिए वो उसमें लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सेट ए बी सी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज ए यूनिवर्सल सेट ऑफ द फॉलोइंग फॉर द सेट ए बी एंड सी। तीनों के लिए कंबाइन एक यूनिवर्सल सेट आप क्या बना सकते हो, तो देखो कि कौन सा सेट है जिसका क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है। यूनिवर्सल सेट क्या बताया था कि हमें ऐसा सेट खोजना है जो गिवन सेट को कंटेन कर रहा हो, तो यहां पे हमारे पास 3 सेट है, तो देखो कि इसमें से कौन सा सेट होगा जो इन तीनों सेट को एक साथ कंटेन कर लेगा। खोज पाओगे, खोज पाओगे, सी वाला ऑप्शन शायद हो जाएगा, है ना। सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए, तो कौन सा सेट हो जाएगा, थर्ड वाला। और किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट, किसी का क्वेश्चन छूट गया हो, ठीक है, बहुत सारे कमेंट है तो मैं देख नहीं पा रहा हूं, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, या सबका डिस्कशन हो गया 9 का। हाँ, और किसी का कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो कर लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने लिख दिए थे, ठीक ना। बाकी आप देखो कि और किसी का कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी का कोई डाउट नहीं है, नहीं है, चलो। तो हम आगे आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो हमने अभी तक सेट्स को डिफाइन किया, ठीक है। इसके साथ हमने टाइप्स ऑफ सेट्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेट्स देखे, ठीक है। सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करना होता है हमने वो देख लिया, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म कैसे आप कर सकते हो, ठीक ना। हमने इंटरवल्स में रियल नंबर को भी ब्रेक करके देख लिया कि कैसे हम इंटरवल्स में लिख सकते हैं, है ना। तो इंटरवल वाले पार्ट में किसी को कोई डाउट नहीं है, सबका हो रहा होगा, ठीक है। सबका हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अब इसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं, जिसका बफर कर रहा है, थोड़ा सा डिले करो, यहां से सही है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेट्स ये सब हमने डिस्कशन कर लिया था। अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन के टर्म में, ठीक है। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का हमारे पास एक तो ये तरीका था कि हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक फिगर के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फिगर के थ्रू जब सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कौन सा डायग्राम बोलते हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में क्या होगा कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। हमने यूनिवर्सल सेट देखा था, यूनिवर्सल सेट, क्योंकि हमें यह पता है कि हर एक सेट का एक यूनिवर्सल सेट होता है। अगर कोई कैसा भी आपको सेट दे दे, हमेशा एक सेट उससे बड़ा सेट आप बना सकते हो, ठीक है ना, या चूज कर सकते हो। तो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। अब जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एक यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ता है। और यूनिवर्सल सेट को हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, एक रेक्टेंगल से, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट का वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप कोई भी सेट दोगे, उस सेट के बाहर मुझे एक ये रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। इसका मतलब गिवन सेट के बाहर एक बड़ा सा सेट है, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोल रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो जब भी आपको वेन डायग्राम में सेट्स को रिप्रेजेंट करना है और पर्टिकुलरली यूनिवर्सल सेट को, तो यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल यू से, और स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। क्लास होमवर्क हम लोग लास्ट में कर लेंगे, इसको कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई सेट दिया हो तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सल सेट बनाना है, और यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक
रेक्टेंगल से, ठीक है। उसके बाद अदर कोई भी सेट हो, इन जनरल कोई सेट ए ले लिया, तो इस सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से, ठीक है। तो अदर सेट अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल से। यानी हमें ये पता है ना, तो ये सेट कौन सा हो जाएगा? ये सेट ए हो जाएगा, ठीक है। अगर हमें कोई भी एक सेट दिया हुआ है अदर सेट, ठीक है, तो इस सेट का मतलब क्या होगा? जैसे हम सेट्स में ये लिखते हैं ए बी सी डी, इस टाइप से 4 एलिमेंट लिया, ठीक है। तो 4 एलिमेंट का मतलब क्या हो गया? कि इस सर्कल का मतलब क्या हो गया? कि इस सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सब इसके अंदर ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। ये इसका क्या है? बाउंड्री है। सेट ए का ये बाउंड्री है। इस सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब इसी सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। तो जनरल सेट को हम सर्कल से डिनोट करेंगे। और क्योंकि ये अल्फाबेट है, तो इस अल्फाबेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? सॉरी, ये एबीसीडी है, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दी अल्फाबेट्स, है ना। तो इस सेट के बाहर एक कहीं ना कहीं यूनिवर्सल सेट लाई करेगा, है ना। और इस यूनिवर्सल सेट में क्या है? एबीसीडी से लेके जेड तक के सारे नंबर है, ठीक है। तो वो सब यहां पे कहीं ना कहीं लाई कर रहे हैं और उसके अंदर ये सेट लाई कर रहा है। क्लियर है? तो कोई भी गिवन सेट होगा उसके लिए कोई ना कोई एक यूनिवर्सल सेट होगा। तो जब भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसके बाहर आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? एक स्क्वायर वाला फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको कि कैसे हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वेन डायग्राम से, ठीक ना। तो जब भी आपके पास कोई भी सेट गिवन हो, अगर आप उसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो हम इस तरीके से उसको ड्रॉ करेंगे। अब बात आती है कि कहां पे ड्रॉ करना है और कहां पे नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। कहां पे हमें वेन डायग्राम यूज करना है और कहां पे यूज नहीं करना है, तो वो हम उसको आगे सीखेंगे अभी कि उसको हमें कहां कहां पे ड्रॉ करना और कैसे इस चीज को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अगर कोई भी एक हमने 2 सेट बना लिया, ठीक है, मान लो किसी ने एक ये ले लिया ए ई आई ओ यू, ठीक है, किसी ने दूसरा सेट बनाया एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। अगर आपको इस दोनों को वेन डायग्राम में शो करना है तो हम कैसे शो करेंगे? तो सबसे पहले सेट ए बनाओगे आप, तो सेट ए जनरल सेट है, तो हम किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट इसके हैं वो लाई करेगा। दूसरा सेट क्या है? बी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है? एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है। और इस दोनों सेट को कंटेन करने वाला, अभी जो जस्ट लास्ट वाला क्वेश्चन किया था प्रीवियस एक्सरसाइज में 1.3 में, है ना, तो 2 सेट दिया हुआ था। इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल दी अल्फाबेट्स, है ना। तो ये हमेशा एक किसी भी गिवन सेट का एक यूनिवर्सल सेट ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसे ही कितने भी सेट हो, जितने भी सेट हो, आप इसी स्क्वायर के अंदर को ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है। तो अभी तक हमने इतने टाइप के सर्कल्स, इतने टाइप्स के हमने सेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि सेट्स में क्या क्या चीजें हो सकती है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि जैसे देखो कि आपने क्या किया था कि जब हम लोग स्टार्टिंग में बच्चे थे तो उस टाइम पे हमने नंबर्स को सीखना स्टार्ट किया था, है कि नहीं। हमने नंबर सीखा था कि नंबर्स कौन कौन सा है। नंबर सीख लेने के बाद हमने क्या किया कि उसको हर एक नंबर का एक एक अपना रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे हम 1 को ऐसे लिखते हैं, 2 को इस तरीके से लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इस टाइप से हमने सारे नंबर्स सीख लिए, है ना। तो बचपन में आप इसी तरीके से आपने लिखना सीखा था, है ना। आपने हर एक नंबर को पहचाना कि कौन कौन सा नंबर को हम कैसे लिखते हैं या उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि उन सारे नंबर्स में जब हम सारे नंबर्स को लिखना सीख गए एक बार, तो इन सारे नंबर्स के बीच में हम क्या क्या चीजें और क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं ये चीज हमने डिफाइन किया था, है ना। तो हमने 1 को 2 में ऐड करके देखा, ठीक है, 2 को 3 में ऐड करके देखा, है ना, 5 में से 2 को माइनस करके देखा, है ना, 3 को 2 से डिवाइड करके देखा, है ना। तो ये सारे ऑपरेशन हमने सीखे थे, है ना। ये सारे क्या है? ऑपरेशंस है। 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना सीखा। तो पहले हमने नंबर्स को सीखा, ठीक है। तो ये इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ये अपने आप में क्या है? एक बहुत बड़ा सिस्टम है ना।
तो बचपन में आपको ये चीजें नहीं बताई गई थी, लेकिन अब हम इसको समझने का ट्राई कर रहे हैं कि जब भी हमें कोई एक नया चीज हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, तो जब भी हम उस चीज को डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हम पहले उसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो हमने यहां पे सबसे पहले क्या डिफाइन किया, हमने यहां पे एक नंबर सिस्टम डिफाइन किया, और नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे पहले हमने एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन होने के बाद हम इसके किस पे आ गए, ऑपरेशन पे, है कि नहीं, कि हम इसमें क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम के लिए ये चीज हम लोग बचपन से करते हुए आए हैं। अब यहां पे क्या हो गया कि हमने अभी क्या डिफाइन किया, सेट्स का एक सिस्टम डिफाइन किया, है ना। हमने सेट्स का एक नया सिस्टम बनाया, जो अभी तक हमारा सिस्टम चला आ रहा था उस सिस्टम से डिफरेंट एक सिस्टम हमने क्रिएट किया है ना। इसमें हमने इस तरीके से अपने सेट्स को लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। देखो एक ही हमने ए लिख रहे हैं, लेकिन ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट हैं, जबकि यहां पे 1 2 3 एक एक सिंगल सिंगल टर्म था, है कि नहीं। तो हमने एक अलग टाइप से अपने इस सिस्टम में सेट्स को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हमने सीख लिया कि सेट्स को हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक ना। तो अब हम किस तरफ जा रहे हैं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को, है ना, किस तरफ जा रहे हैं ये समझ में आ रहा है। किसी और को प्रॉब्लम हो रहा है क्या, किसी और का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, वीडियो लैग और किसी का कर रहा है या बाकी सबका सही है, ठीक है। यहां पे मैं कंटिन्यूअसली वॉच कर रहा हूं तो मेरा यहां पे सही चल रहा है, ठीक है। तो किसी का अगर प्रॉब्लम हो तो देखो एक बार, ठीक है। शायद किसी का नेटवर्क का स्लो होगा, यहां पे मैं चेक कर पा रहा हूं तो यहां पे मेरा सही चल रहा है और नेटवर्क भी सही दिखा रहा है, ठीक है। तो एक बार देखो, अगर थोड़ा सा डिले करके देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस नए सिस्टम में हम किस तरफ मूव कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले हमने सेट्स को लिखना सीखा, उसको हमने रिप्रेजेंट करना सीखा, ठीक है। उसके बाद हम इसके किस पे आएंगे, ऑपरेशन पे आएंगे, है कि नहीं। तो ये सिस्टम आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और इस टाइप के हम बहुत सारे सिस्टम को आगे चल के डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है ना। ये एक हमने सेट्स का सिस्टम डिफाइन किया, ऐसे ही जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम एक वेक्टर का सिस्टम डिफाइन करेंगे, ठीक है। जो आपको फिजिक्स में वेक्टर पढ़ाया गया है, मैथ्स में हम लोग वेक्टर का एक अलग से सिस्टम डिफाइन करेंगे। उस वेक्टर को कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, उसका मतलब क्या होता है वो सीखेंगे, और फिर हम इस वेक्टर में क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं वो सीखेंगे, है कि नहीं। वैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर का एक अलग से सिस्टम क्रिएट करेंगे, है ना। इस सिस्टम में क्या क्या नंबर्स को हमें कैसे डिनोट करना है उसको हम लिखेंगे, है ना। और किस तरीके से इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन हम ट्राई कर सकते हैं वो चीज हमें इसमें सीखना है ना। तो हम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं आपको ये चीज अब क्लियर हो रहा होगा। तो जब भी हम जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये नंबर सिस्टम वाला, जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा अगर कोई नया सिस्टम डिफाइन करता है, ठीक ना, तो हमें उस सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही आगे चल के आप 12th में जाएंगे हम लोग तो वहां पर हम मैट्रिक्स सिस्टम डिफाइन करेंगे, है ना। तो मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे, और फिर मैट्रिक्स का हम ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम आपके पास आपको पढ़ना है हमें, है ना। तो डिटेल में पढ़ेंगे, उसके लिए घबराना नहीं है कि ये चीज कैसे होगा और क्या करना होगा, ये सब कुछ आसान है, ठीक है। आराम आराम से हम लोग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं बस मैं वो डायरेक्शन आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूं कि नंबर सिस्टम में पहले नंबर डिफाइन किया, फिर हम ऑपरेशन पे आते हैं रिप्रेजेंटेशन के बाद। वैसे ही हमने सिस्टम में सेट्स में हमने सेट्स को डिफाइन किया, सेट्स को लिखना सीखा। अब हम क्या डिफाइन करेंगे, सेट्स के ऑपरेशंस को डिफाइन करेंगे कि हम सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशंस कर सकते हैं, ठीक है। जो अभी तक हम लोग ऑपरेशंस करते हुए आए हैं नंबर्स के टर्म में, उसी टाइप के ऑपरेशंस को हम नए सिस्टम में डिफाइन करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अचानक से आपको कोई नया चीजें समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें कौन सा ऑपरेशन करें, ठीक है। अगर आपको कोई नंबर दे दे नया सा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें कौन सा ऑपरेशन ट्राई करना है। तो जो ऑपरेशन हमें पहले से पता है उसी ऑपरेशन को हम क्या करते हैं इसमें फिर से डिफाइन करने का ट्राई करते हैं, कि चेक करते हैं कि क्या इसमें से कोई जो ऑपरेशन है वो डिफाइन है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे अब नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं,
ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स, तो ये लिख लो ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो ऑपरेशन ऑफ सेट्स में पहला ऑपरेशन क्या हो सकता है, जैसे आपको याद होगा कि जब हमने नंबर्स में सीखा था, तो नंबर्स जब आपके पास लिखना आ गया था, आपको रिप्रेजेंट करना सीख गए थे, तो पहला चीज हमने ये सीखा था कि दो नंबर को ऐड कैसे करते हैं, है ना। यहां पे हमारे पास सेट्स आ चुका है, रिप्रेजेंट करना हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो हम सेट्स को अब ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्योंकि ये एलिमेंट है, ठीक है, यहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कि मान लो हमने दो सेट डिफाइन किया ए बी सी डी, ठीक है, और दूसरा सेट डिफाइन किया 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, 1 2 3 4। तो आपको यह समझना चाहिए कि ये सेट में ऑलरेडी 4 एलिमेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, इस सेट बी में भी ऑलरेडी 4 एलिमेंट इंक्लूडेड है। तो जिस तरीके का हम एडिशन यहां पे डायरेक्टली कर पाते थे, वैसा हम एडिशन यहां पे नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, एलिमेंट नहीं है ना, ये क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर है, तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, तो यहां पे हम ऐड करने के लिए क्या यूज करते हैं, यूनियन यूज करते हैं, है ना। तो हम यहां पे क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, मतलब वही है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम डायरेक्टली सेम सिंबल यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसको दूसरे तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ सेट्स। और इसका यूनियन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यूनियन का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, जैसे एडिशन का एडिशन को हम कैसे लिखते हैं, प्लस के सिंबल से, वैसे ही यूनियन के सिंबल को हम कैसे लिखते हैं, इस टाइप का सिंबल होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट से कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिवर्सल सेट जब भी आप लिखोगे तो इस टाइप से कैपिटल में लिखोगे, है ना, और ये यू होगा। ये क्या है, यूनियन है। ठीक है, तो दो सेट के यूनियन का मतलब क्या होता है कि हमें दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करना है, कंबाइन करना है ना। हमें दोनों सेट के एलिमेंट को क्या करना है, कंबाइन करना है। ठीक है, तो यूनियन का मतलब लिख लो, यूनियन का मतलब क्या है, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी is the set consist of क्या होगा, set consist of all the elements of A and all the एलिमेंट्स ऑफ बी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई दो सेट दिया हुआ है, एग्जांपल के लिए अभी हम यही दो सेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हम यही दो सेट लिख रहे हैं। तो अगर हमें दो सेट को ऐड करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये सिंबल यूज करना पड़ेगा, है कि नहीं, ए यूनियन बी। और ए यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि हमें सेट ए के सारे एलिमेंट को लिखना है। ए यूनियन बी अपने आप में क्या है, एक सेट बन जाता है ना। यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड बी इज अ सेट, है ना। तो ये ए यूनियन बी अपने आप में क्या है, एक सेट है, क्योंकि हम दो सेट को कंबाइन कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब क्या हो गया कि कंबाइन करना। तो आप अगर दो सेट को कंबाइन करोगे तो सेट ए में जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स को लिख दो, सेट बी में जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट्स को लिख दो। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यूनियन। कंबाइन मतलब समझ में आ रहा है आपको अब। ठीक है, तो ये इसका कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। अगर हम इसी को, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया लिखने का, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म, याद होगा आपको, है ना, क्योंकि हमें इसमें एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसी को सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट, है ना, एक्स हम जनरल एक एलिमेंट लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ
एक्स किसको बिलोंग करेगा, आइदर सेट ए को बिलोंग करेगा और सेट बी को बिलोंग करेगा, है ना। तो सेट ए और एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, देखो यहां पे मतलब समझने का ट्राई करो। ये सेट ए में सारे एलिमेंट थे, ये जो एलिमेंट था ये किसका एलिमेंट था, सेट ए का एलिमेंट था। ये सेट किसका एलिमेंट था, बी का एलिमेंट था। तो ये जो कंबाइंड सेट हमने बनाया है, इस कंबाइंड सेट में एलिमेंट किससे किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर सकता है या नहीं तो सेट बी से बिलोंग कर सकता है। तो यहां पे हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, और का। ठीक है, तो यूनियन मतलब क्या होता है, अगर आपको इसको वर्ड में लिखोगे तो ये क्या मतलब देगा, और से मतलब देगा। ठीक है, तो इसको, इस वाले चीज को हम आगे भी यूज करेंगे, आप इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, और होता है। ठीक है, और मतलब क्या हो गया कि आपके पास यहां पे क्या है, चॉइस है। ठीक है, यहां पे आपके पास क्या है, चॉइस है। ठीक है, यहां पे देखो इसी चीज को अगर हम लिखना चाहें तो लैंग्वेज में हम कैसे लिख पाएंगे, ठीक है, कैसे लिख पाएंगे, और इसी चीज को लिख लो फिर से, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, लिखो, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज दिस सेट सी। ठीक है, ये दोनों मिलके अपने आप में क्या बन रहा है, एक नया सेट बन रहा है सी, है ना, विच कंसिस्ट ऑफ all those elements which consist of all those elements which is either in set A or set B। ठीक है, और बोथ। ठीक है, तो यहां पे जो सी सेट है वो सी सेट कौन सा सेट है, दोनों का यूनियन सेट है। तो अगर हम सेट लिखेंगे तो ए यूनियन बी लिखेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे हमने बोला कि आपको कौन से एलिमेंट्स को कंबाइन करना है, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करना है। ठीक है, तो दोनों सेट के एलिमेंट को जब आप कंबाइन करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, हो सकता है दोनों सेट में कुछ एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। जैसे अगर किसी ने सेट ए इस तरीके से बनाया 1, 2, 3, 4 और सेट बी हमने लिया 3, 4, 5, 6। ठीक है, और अगर हमें ए यूनियन बी बनाना है तो ए यूनियन बी हम क्या लिखेंगे, सेट ए से जो बिलोंग कर रहा है, तो सेट ए में कौन सा बिलोंग कर रहा है 1, 2, 3, 4, और सेट बी में कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है 3, 4, 5, 6, है ना। तो यहां पे देखो 3, 4 यहां पे भी है, 3, 4 यहां पे है, तो 3, 4 यहां पे भी आ रहा है। लेकिन आपको ये याद होगा कि हमने ये लिखा था कि अगर एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो हमें उसे बार बार दोबारा नहीं लिखना है ना। तो या तो हमें वैसे एलिमेंट को इंक्लूड करना है जो सेट ए में भी हो, सेट बी में भी हो, या हो सकता है दोनों में भी लाई कर रहा हो, तो उसको भी हमें कंबाइन करके एक ही बार लिखना है ना। तो ये सेट ए यूनियन बी का मतलब होता है। और अगर आप इस चीज को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहो, है ना, तो देख लो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, मान लो हमारे पास एक तो यूनिवर्सल सेट होगा ही, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर मान लो मैंने दो सेट ये ले लिया, एक सेट ये है और एक सेट ये है। ठीक है, हमें क्या लिखना है, ए यूनियन बी लिखना है। तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया कि सेट ए के भी एलिमेंट, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो ए यूनियन बी मतलब क्या हो गया, सेट ए के एलिमेंट, तो सेट ए के जितने एलिमेंट है उसको हम
सेड मार्क से मार्क कर देंगे और सेड बी के एलिमेंट, है ना। तो दोनों को हमें कंबाइन करना है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हो गया कि आपको दोनों को मार्क करना होगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है हमारा, ए यूनियन बी बता रहा है ना। वैसे ही अगर मान लो कि किसी ने सेट ए और सेट बी इस टाइप से दिया, ठीक है, दोनों सेट है, कहीं भी हो सकता है, सेट ए और सेट बी है, तो हम ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे, हमें सेट ए के भी सारे एलिमेंट को मार्क करना है और सेट बी के भी सारे एलिमेंट को मार्क करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया। ऐसे ही आप 3 सेट में, 4 सेट में या कितने भी सेट में आप यूनियन को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में जहां पे भी बना रहा हूं वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट में बार बार नहीं लिखूंगा, आपको यह समझना है कि यूनिवर्सल सेट ही है, ठीक है। अगर मान लो कि 3 सेट हमारे पास होता, सेट ए बी और सी, ड्रॉ करो, ए यूनियन बी यूनियन सी बनाओ, क्या होगा, ठीक है। खुद से शेडेड मार्क करो और देखो कि जो अभी हम लोग कर रहे हैं फिर से, तो बताना कि ये जैसा किया है वैसा आ रहा है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3 सेट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमें ए यूनियन बी यूनियन सी बताना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपको उसी चीज को फिगर के थ्रू समझने का ट्राई कर रहे हैं कि ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है ना। ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, ठीक है। सबका हो गया, सबका हो गया, सबका हो गया। क्या करेंगे इसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या करेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी, अब जब आप लिखोगे तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, आपको सबको मार्क करना होगा, है ना। तो यूनियन मतलब सेट जहां जहां है उन सबको आपको कंबाइन करना है, ठीक है। तो देखो ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा था, तो ए के सारे एलिमेंट को मार्क कर दो, बी के सारे एलिमेंट को मार्क कर दो, सी के सारे एलिमेंट को मार्क कर दो, फर्क नहीं पड़ता कि वो कहां पे है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन सी। यहां पे क्या होगा, जितने भी ए के एलिमेंट है, ए के एलिमेंट को मार्क करो, है ना। यूनियन का मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट को कंबाइन करना, चाहे वो दोनों सेट में भी हो या किसी एक सेट में ही हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कंबाइन करके उसको लिखना आना चाहिए, है कि नहीं। इजी है समझना सबका, ठीक है। तो ये यूनियन होता है। जब भी आपको यूनियन करने के लिए बोले, इसका मतलब हमें यही करना है कि कहीं भी सेट हो आपको बस उसको मार्क करो और जहां जहां सेट हो उस सबको आप शेडेड में मार्क कर दो, तो वो हमारा क्या हो गया, ए यूनियन बी। और 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको आप मार्क करते रहो। यूनियन का सिंपल मतलब यही होता है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो कि आपको समझ में आएगा। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए सेम होगा या डिफरेंट होगा, है ना। अब आप समझ सकते हो कि नहीं, ये चीज यहां पे कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें हमने 10th में प्रूफ करके देखा था। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, साइड में लिख लेना, क्योंकि ये सब चीजें आगे आएगा आपका, ठीक है। तो वहां पे मैं फिर से बताऊंगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि ये कौन सा लॉ होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये दोनों चीजें क्या होता है, इक्वल होता है। आप क्या करो, बी को यू के साथ पहले यूनियन करो, इस ब्रैकेट का मतलब क्या होगा कि पहले बी को सी से यूनियन करना है और उसको ए के साथ करना है, और यहां पे हमने ए को बी के साथ किया फिर सी के साथ कर रहे हैं। तो ये सेकेंड वाला टर्म भी क्या होगा, सेम होगा या डिफरेंट होगा, सेकेंड वाला टर्म क्या होगा, सेकेंड वाला टर्म भी सेम होगा, है ना। ये चीज समझ में आ रहा है। और इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, ठीक है, इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये सब लॉ को हम लोग 12th में फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। वहां पे फिर से एक चैप्टर आएगा जहां पे हमें ये चीज को फिर से रिवाइज करके बताना है।
ठीक है। और ये बताओ अब, अगर हम किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का यूनियन लेते हैं तो क्या मिलेगा? किसी भी सेट के साथ एम्प्टी सेट का यूनियन लेते हैं तो क्या मिलेगा? किसी भी सेट के साथ अगर हम एम्प्टी सेट का यूनियन लेते हैं तो क्या मिलेगा? ठीक है, ये तीन चीज फिल करके बताओ। ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टी हैं। थर्ड में क्या होगा? ए यूनियन फाई, है ना, ए ही देगा क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट नहीं है और ए में सारे एलिमेंट है, तो हमें कंबाइन करना है सबको यूनियन का, तो कॉम्बिनेशन में सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? ए ही बचेगा क्योंकि फाई ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। ए यूनियन ए क्या देगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या दे देगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या दे देगा? ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या दे देगा? यूनिवर्सल सेट, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या दे देगा? यूनिवर्सल सेट। सही है, ठीक है। तो है ना, ये सिंबल में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहे हो कि नहीं, है ना, तो यू को मैं बड़ा लिख रहा हूं इसलिए यूनिवर्सल सेट है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना क्वेश्चन में ये चीज कभी कभी पूछ लेता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, और ये सब तो आप बेसिक चीजें क्रॉस चेक भी खुद से कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हो गया हमारे पास। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था यूनियन का। ठीक है, दूसरे ऑपरेशन पे आते हैं, सेकेंड ऑपरेशन जिसको हम बोल रहे हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से होता है? इस टाइप से। ठीक है, जो हमने यूनियन लिखा था, यूनियन का उल्टा कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डेफिनेशन लिख लो, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of all those element which belongs to both the set A and B, है ना। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया कि हमें सिर्फ वही एलिमेंट को इंक्लूड करना है जो एलिमेंट दोनों सेट में हो, है ना, जो दोनों सेट को बिलोंग कर रहा हो। ठीक है, जैसे अगर हमारे पास एक सेट हमने ये लिया 1 2 3 4, ठीक है, जस्ट अभी हमने एग्जांपल लिया था, और बी हमने सेट लिया 3 4 5 6। ठीक है, तो जब हम ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी में हम सिर्फ कौन से एलिमेंट को इंक्लूड करेंगे? जो दोनों में हो। तो 1 यहां पे है, क्या 1 यहां पे है? नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। 2 यहां पे है, यहां पे नहीं है, नहीं लेंगे। 3 यहां पे है, 3 यहां पे भी है, तो हमने 3 ले लिया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, इसमें भी ले लिया। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है। तो सिर्फ कितना एलिमेंट होंगे? सिर्फ 2 एलिमेंट होंगे, है ना। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? रोस्टर फॉर्म। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को, है ना, सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग करेगा? सेट ए एंड वर्ड यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, पिछले वाले और इस वाले में डेफिनेशन में ध्यान से देखो, पिछले में हमने और वर्ड यूज किया था और यहां पे एंड वर्ड यूज हो रहे हैं। तो साइड में ये भी लिख लो कि इंटरसेक्शन मतलब क्या हम समझेंगे? एंड। ठीक है, और एंड मतलब क्या हो गया? बोथ दी सेट, है ना, बोथ दी सेट, है ना। तो ये जो एंड और वाला वर्ड है, ये एंड और वाला वर्ड हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों का मतलब समझ में आना चाहिए। उसका मतलब भी यहां पे यही है, वहां पे भी मतलब सेम होता है, इसलिए मैं यहां पे इसको ज्यादा थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं कि एंड का मतलब क्या है। एंड जब भी कोई बोलेगा
दिस एंड दिस, इसका मतलब दोनों एक साथ होना चाहिए, है कि नहीं। और कहीं पे अगर और लिखा रहे, और मतलब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप ये कर लो, ये कर लो, या दोनों भी कर लो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। तो ये सब लैंग्वेज वाली बात है, लैंग्वेज आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे अभी आप लोग कोर्स चूज करते हो, ठीक है, तो जब आप कोर्स चूज करते हो तो आपको बायोलॉजी चूज करना पड़ता है और स्टेट्स चूज करना पड़ता है, तो दोनों में से हमारे पास क्या है, ऑप्शन है कि नहीं। लेकिन जब आप मेडिकल के लिए कर रहे हो या किसी और सब्जेक्ट के लिए कर रहे हो, या जैसे लैंग्वेज वाला पार्ट है ना, तो लैंग्वेज में 2 लैंग्वेज आपको कंपलसरी चूज करना है, ठीक ना। तो असमीज एंड इंग्लिश, है कि नहीं, या असमीज एंड ऑल्टरनेट इंग्लिश। तो एंड और का मतलब ये है कि एंड में आप असमीज और इंग्लिश में अलग अलग नहीं कर पाओगे, दोनों करना आपको कंपलसरी है। लेकिन और में क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक ना। अब हम आते हैं इसको, ठीक है, उसमें भी और बहुत सारी चीजें हैं, वो हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे, उसको आगे चैप्टर में वो सब चीजें फिर से आएगा, ठीक है। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखें, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इंटरसेक्शन को हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, फिर से एक सेट ए होगा, ठीक है, और दूसरा सेट क्या होगा, ये सेट हमने ए लिया और ये दूसरा सेट हमने बी लिया, तो ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ये इसका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो अगर हम इसका यहां पे ए इंटरसेक्शन बी लिख रहे हैं, तो हमें वो पार्ट को हाईलाइट करना है जो दोनों में हो, ठीक है। तो देखो दोनों में है, वो हम कैसे पता करेंगे। तो मैं एक सेट ए के एलिमेंट को इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो सेट ए के सारे एलिमेंट इसी हॉरिजॉन्टल लाइन जहां जहां तक जा रहा है वहां तक लाई करेगा, ठीक है। और सेट बी के एलिमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से मार्क कर रहा हूं, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन है सेट बी का एलिमेंट, ठीक है ना। अब देखो कि दोनों में कौन सा पार्ट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है ना। तो जहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन कट करेगा वही वाला पार्ट में क्या होगा, दोनों लाई करेगा, है कि नहीं। तो आपको दिखाई दे रहा है कि कौन सा पार्ट में दोनों है, इस बीच वाले पार्ट में, ठीक ना। तो बीच वाले पार्ट में आप देखोगे कि दोनों चीजें लाई कर रही है, ठीक ना। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये वाला पार्ट, और सिर्फ कौन सा वाला पार्ट रह जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट रह जाएगा। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी करना है, तो कौन सा पार्ट सिर्फ होगा, सिर्फ इस वाले पार्ट को आपको मार्क करना है, ठीक है। तो वेन डायग्राम में क्या करना होता है कि जो भी आपको ऑपरेशन दिया हुआ है उसमें आपको जो भी रिजल्ट है, रिजल्टेंट वाले पार्ट को आपको मार्क करके बताना होता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में मार्क करके बताओ, इसमें हम ए इंटरसेक्शन बी क्या लिखेंगे, ये ए है और ये बी है। ए इंटरसेक्शन बी सेकंड में क्या होगा बताओ, सेकंड में कोई ए इंटरसेक्शन बी बताओ क्या होगा। क्या हम कोई रीजन मार्क कर पाएंगे वेन डायग्राम में, क्या हम शो कर पाएंगे, क्या हम शो कर पाएंगे, क्या हम वेन डायग्राम में शो कर पाएंगे क्या। यहां पे 3 सेट हैं, ठीक है, सेकंड में शो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसमें आप कुछ भी मार्क नहीं कर पाओगे। आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, 5 लिखना है, क्योंकि हम 5 को मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस टाइप का सेट हो, सेट ए बी सी तीनों, तो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या लिखेंगे, हम लिख के बताओ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, कौन सा वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट होगा, है कि नहीं। ये वाला पार्ट क्या है, तीनों में कॉमन है, आपको दिख रहा होगा, तो इस वाले पार्ट को हमने मार्क कर दिया, है ना। तो जब भी हमें इस टाइप से एलिमेंट दिया रहे तो हमें कौन सा ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन के हिसाब से हमें एलिमेंट को मार्क करके बताना है, ठीक है।
मान लो ये हमारे पास ए बी सी है, अब आप मुझे ए इंटरसेक्शन बी मार्क करके बताओ। मार्क करो आप लोग और देखो कि जो सबका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। इसके बाद मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, आप सॉल्व करो इसको और बताओ कि ये सही आ रहा है या नहीं। कर लिया सबने। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो ए और बी दोनों में होगा। तो ए और बी में दोनों में कौन सा वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला पार्ट है। ठीक है ना। तो ये दोनों पार्ट देखो, इस वाले रीजन में ए और बी दोनों है, तो ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। समझ में आ रहा है। क्यों नहीं शो कर पाएंगे, दो ही सेट तो बोला है, तो दो सेट में आपको कॉमन पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि नहीं। आया समझ में, समझ में आ रहा है। अब्दुल बशीर समझ में आ रहा है, रितिका है ना। इंटरसेक्शन है, यहां पे 3 सेट तो दे रखा है, लेकिन इसने पूछा सिर्फ कितने के बारे में है, 2 ही के बारे में पूछा है। तो दोनों सेट में हमें कॉमन पार्ट तो दिखाई दे ही रहा था, है ना। तो हमने उसको मार्क कर दिया। हमें थर्ड सेट से क्या मतलब है, थर्ड सेट के लिए उसने कुछ पूछा ही नहीं हमसे, तो उसमें हम क्यों जाएंगे अभी, है कि नहीं। समझ में आ रही है बात। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में आपको पहली प्रॉपर्टी ये समझ में आ रही होगी। क्लियर हो गया सबको, क्या समझ में आ रहा है अब्दुल, रितिका, हाँ ठीक है। इंटरसेक्शन में देखो, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए इक्वल होगा या नहीं, है ना। आप वेन डायग्राम से भी इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना। ये चीजें आप वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर पाओगे। ये दोनों इक्वल होगा या नहीं, इक्वल होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। इसको हम कौन सा लॉ बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये दोनों लॉ यहां पे एप्लीकेबल है। ठीक है, थर्ड वाला ये बताओ, ए इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, और फिफ्थ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें करके बताओ आप, ये तीनों पार्ट करके बताओ। फर्स्ट में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन फाई, है ना। हमें वो पार्ट खोजना है जो दोनों में हो, तो दोनों में कौन सा पार्ट है, फाई दोनों में क्या है, सेम है ना। दोनों फाई सेम होगा। ठीक है, दोनों में क्या होगा, फाई सेम होगा। तो पहले का आंसर हम क्या लिखेंगे, फाई, है ना। पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फाई। तो फर्स्ट का आंसर हम फाई लिख रहे हैं, ये हमारा फाई हो गया। सेकंड का क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या देगा, ए ही देगा, है कि नहीं। ए इंटरसेक्शन यू क्या देगा, फिर से ए देगा। क्रॉस चेक करके मुझे बताना, है ना, कि किसी का अगर कोई किसी पार्ट में डाउट हो रहा हो कि कैसे ये हो रहा है ना। तो वेन डायग्राम पढ़ने का मतलब ये है आपके पास कि हम क्या कर सकते हैं, वेन डायग्राम में आप क्या कर पाओगे कि वेन डायग्राम को हम यूज करते हैं कुछ कुछ चीजों को प्रूफ करने के लिए, है ना। किसी क्वेश्चन में आपको अगर प्रूफ करने के लिए बोले तो आप वेन डायग्राम के मदद से भी, वेन डायग्राम के हेल्प से भी उस चीजों को प्रूफ करके बता दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसलिए इसको वेन डायग्राम को थोड़ा सा यहां पे डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन के साथ अगर हम लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, ठीक है, ये अलग से एक बना के लिख लो पॉइंट, इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी और क्वेश्चन हम इस पे करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
तो इसमें क्या होता है कि देखो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हमें इसमें करना क्या है, पहले इसका मतलब क्या हो गया कि पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करना है कि नहीं। पहले हम, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, देखो ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर ये यूनिवर्सल सेट है ना, और इसके अंदर सेट ए एक ये है, ठीक है। तो पहले यूनिवर्सल सेट को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया, तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है, ये सारे एलिमेंट हैं, और सेट ए के एलिमेंट को मैं वर्टिकल लाइन से मार्क कर रहा हूं। तो अब बताओ दोनों में कॉमन वाला पार्ट क्या आ रहा है, सिर्फ सेट ए ही तो आ रहा है ना, तो इसलिए आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। इन सारी प्रॉपर्टी को अगर किसी में डाउट हो रहा है आपको, तो आप उसको वेन डायग्राम से शो कर पाओगे, है ना। यहां पे ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू ही आ जाएगी। क्लियर है, हफीजुल अहमद समझ में आ गया, मुस्ताफिजुर रहमान समझ में आ गया, ठीक है। घर पे एक बार फिर से आप प्लॉट करके देखना, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है ना, मतलब क्या हो गया कि पहले हमें बी यूनियन सी निकालना है और इस बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हमें ए के साथ लेना है ना। तो इसी चीज को आप क्या कर सकते हो, हम यहां से ब्रेक कर सकते हैं और यहां से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ए का बी के साथ क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे, तो ए इंटरसेक्शन बी, और इस यूनियन से इसको हम ब्रेक करेंगे और फिर ए के साथ हम सी का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, लिख लो, क्वेश्चन में आता है कभी कभी कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके बताओ, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली बस आपको अगर एलिमेंट्स के टर्म में दिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर एलिमेंट्स के टर्म में दिया है तो पहले आप बी यूनियन सी निकालो, उसके साथ ए का निकालो, ठीक है। और यहां पे हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर ए इंटरसेक्शन सी निकालो और उन दोनों का यूनियन लिख लो, ठीक है। अब देखो कि अगर हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का एक वेन डायग्राम दिया हुआ हो तो कैसे मार्क करेंगे, ठीक है। तो आप कोई मुझे ये चीज मार्क करके बता सकते हो क्या, ये चीज लिखो और आप ट्राई करके बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, और फिर मैं आंसर लिख के आपको बताता हूं। ए बी सी हमारे पास ये 3 एलिमेंट है, आपको मार्क क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको आप मार्क करो कॉपी पे और फिर मैं आपको आंसर लिख के बताता हूं, आप चेक करके देखना कि क्या दोनों सेम है या डिफरेंट है ना। और फिर कोई डाउट होता है तो हम उसको डिस्कशन करते हैं अभी, ठीक है। ए बी सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, फर्स्ट वाला हो गया सबका, फर्स्ट वाला हो गया सबका, मार्क हो गया, मैं मार्क करूं, मैं मार्क करूं, हो गया सबका, ठीक है। देखो मैं मार्क करके आंसर निकाल रहा हूं, बताओ कि ये सेम है नहीं। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो देखो जो कंप्लीट आंसर होगा उसमें हमें उस रीजन को सेट करना है, तो ये एक वाला पार्ट है और एक ये पार्ट है, सबका ये आया क्या, या किसी को डाउट है, जो हमने जिस पार्ट को हमने शेड किया है वही पार्ट ये इसको डिनोट कर रहा है, सबका सेम आंसर है क्या, या किसी का कुछ डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है सबका, सही है, क्लियर है सबका। सेकंड वाला करो, फर्स्ट में किसी को डाउट कि ऐसा क्यों हुआ, फर्स्ट में किसी को डाउट कि ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ रहा है, हम इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड करो, सेकंड को मार्क करो और सेकंड का मार्क करके बताओ कि क्या कौन सा रीजन आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। सॉल्व में क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी कौन सा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है कि नहीं, और इसके साथ हमें किसका यूनियन लेना है, ए का यूनियन लेना है ना। तो ए कौन सा है,
ये वाला। तो इस पूरे ए को आपको मार्क करना है, ठीक है, यहां से यहां तक ए है हमारा, सबका आ रहा है सेम, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी को और कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है। तो और उसमें भी हम ढेर सारा एग्जांपल लेंगे, और एक दो ऑपरेशन और बचा हुआ है, एक दो ऑपरेशन और बचा हुआ है, ठीक है। जो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन कराए गए हैं उन सारे क्वेश्चन को आप एक बार फिर से देखना, ठीक है, घर पे फिर से इसको ट्राई करना और देखना कि क्या ये चीजें सेम है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से इसको रिवाइज करा के आपको फिर से बताऊंगा। फिलहाल के लिए आपका जो एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है, 1.3 तक कंप्लीट हो चुका है सबका, 1.4 है। 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। यह इजी क्वेश्चन है, आप लोग फाइंड दिस सेट्स डिसजॉइंट 7 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 7 क्वेश्चन है, ठीक है। एलिमेंट्स आपको दिया हुआ है, आपको यूनियन इंटरसेक्शन लिख के क्रॉस चेक करना है, ठीक है। पीछे में आंसर दिया होगा तो आप लिख के उसको सॉल्व करने का ट्राई करो, और उसमें कुछ डाउट आता है तो फिर हमको, ठीक ना, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो उसको हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ रही है शाहनूर, पीडीएफ की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्लास में जो नोट किया हुआ वही चीज तो है, तो फिर आप इसको अलग से क्यों कर रहे हो? कॉपी नोटबुक आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। आप क्या लैंग्वेज में लिख रहे हो, किस टाइम पे क्या आपने लिखा है, वो चीज आपको समझ में आएगा जब आप अपना कॉपी खुद से देखोगे, ठीक है। कुछ चीजें छूट जाती है तो अलग केस है कि उस केस में पीडीएफ से आप देख के कर लो, लेकिन आपका नोटबुक आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, कि आपने कौन सी चीजें कहां पे लिखी है। जब आप रिवाइज करोगे तो हर चीज आपको क्लियर होगा कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। कोई नोटबुक आपका पढ़ेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी पढ़ने में, है ना। इसलिए बार बार ये बोला गया है कि अपना अपना नोटबुक खुद से बनाते जाओ, ठीक है। एग्जाम के टाइम पे किसी दूसरे का नोटबुक लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो पीडीएफ के भरोसे नहीं बैठना है, ठीक है। पीडीएफ बस हेल्प के लिए है, और अगर आप लाइव क्लास कर ही रहे हो तो फिर आपको वो चीज भी नहीं चाहिए, ठीक ना। बाकी सब कुछ वीडियो में ही है, सब कुछ देखा है आपने तो कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, ठीक है। तो पीडीएफ वो चीज नहीं होता है, आपका जो नोटबुक है वही आपके लिए पीडीएफ है ना। तो अपने नोटबुक पे डिपेंडेंट रहो कि मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ चीज छूटा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक फिर भी कोई डाउट हो तो बोलना, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत रहो, अपने कॉपी पे डिपेंडेंट रहो, ठीक ना। क्योंकि वो चीज सॉफ्ट कॉपी के फॉर्मेट में ही तुम्हारे मोबाइल में रहेगा, और कब मोबाइल डिलीट हो गया तो कुछ पता नहीं, फिर तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। तो अपने कॉपी पे डिपेंडेंट रहो कि कॉपी हमारे पास हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करना, ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है, जिसका जिसका हो गया होगा नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन दिए थे हमने, 2-4 क्वेश्चन, इजी वाले पार्ट था, किसी को शायद कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कुछ डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ट्राई करो, फिर हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ओके, ठीक है सबका। चलो ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।